अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू यूफर यूनिवर्स। सैफुल्लाह हियर अगेन। और आज की डेटा बाइंडिंग की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से हम कस्टम बाइंडिंग अडाप्टर्स को क्रिएट कर सकते हैं और अपनी एप्लीकेशन के अंदर यूजिंग डेटा बाइंडिंग हम यूज़ कर सकते हैं। और हम देखेंगे कि किस तरीके से अपने कस्टम बाइंडिंग अडाप्टर को इमेज व्यू के ऊपर यूज़ करते हैं और उस कस्टम बाइंडिंग अडाप्टर की वजह से इंटरनेट से इमेजेस को डाउनलोड करते हैं या किस तरीके से एसेट्स के फोल्डर से इमेजेस को लोड करते हैं यूजिंग डेटा बाइंडिंग। और इसके अलावा हम देखेंगे बाइंडिंग के टाइप्स हमारे पास क्या है, ऑटोमेटिक या रीनेम्ड या कस्टम बाइंडिंग क्या होती है, इसकी हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है कस्टम बाइंडिंग की, और किस तरीके से हम अपने कस्टम बाइंडिंग अडाप्टर क्रिएट करते हैं, क्यों क्रिएट करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, सब कुछ इस वीडियो में हम देखेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले आपको बता देता हूँ बेसिक्स के बाइंडिंग की मेन 3 टाइप्स हैं हमारे पास जो डेटा बाइंडिंग एंड्रॉयड के लिए जो लाइब्रेरी है इसके अंदर जो हमें मिलती हैं। पहले नंबर पे ऑटोमेटिक बाइंडिंग है जो ऑलरेडी हमने यूज़ की है। सेकंड वन इज़ रीनेम्ड बाइंडिंग जो कि हमने यूज़ की हुई है। थर्ड वन इज़ कस्टम बाइंडिंग जो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो कस्टम बाइंडिंग को समझने से पहले ये ज़रूरी है कि आपको पहले 2 टाइप्स का पता हो। और मैं भी आप सोच रहे हो कि हमें नहीं पता कि ऑटोमेटिक बाइंडिंग क्या है या रीनेम्ड बाइंडिंग क्या, हमने कहाँ पे उसको यूज़ किया है, तो मैं भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर मैं अपने फ्रैगमेंट मेन के लेआउट के ऊपर हूँ और इसके कोड के ऊपर जाता हूँ, अगेन अगर आपको इस कोड की नहीं समझ तो मेक श्योर करेंगे आप मेरी इस प्लेलिस्ट की पिछली वीडियोस लाजमी देखें। तो राइट नो अगर हम यहाँ पे आते हैं और सपोज करें मैं जो अपने टेक्स्ट व्यू है जो प्रोडक्ट नेम का इसके ऊपर हूँ, तो मैंने यहाँ पे जो एंड्रॉयड का टैग मैं यूज़ कर रहा हूँ, जो मैं प्रॉपर्टी या एट्रीब्यूट सेट कर रहा हूँ, वो मेरे पास कौन सा टेक्स्ट, तो यहाँ पे मैंने कौन सी वैल्यू पास की है नेम की, प्रोडक्ट डॉट नेम जो कि जिसकी टाइप स्ट्रिंग है। मेन चीज़ ये है कि जब हम किसी भी एट्रीब्यूट को वैल्यू साइन करते हैं यूजिंग डेटा बाइंडिंग, तो डेटा बाइंडिंग उस एट्रीब्यूट के लिए एक सेटर मेथड फाइंड आउट करने की कोशिश करती है। और इसका नाम डेटा बाइंडिंग इस पैटर्न के थ्रू फाइंड आउट करती है कि सेट और फिर आगे हमारे पास एट्रीब्यूट होता है। तो इस केस में हमारे पास एट्रीब्यूट टेक्स्ट है, तो हमारे पास जो सेटर मेथड डेटा बाइंडिंग फाइंड आउट करने की कोशिश करेगी वो होगा सेट टेक्स्ट। अगर डेटा बाइंडिंग को वो सेट टेक्स्ट का मेथड मिल जाता है इस टेक्स्ट व्यू की क्लास के अंदर, तो वो ऑटोमेटिकली ये वाली जो वैल्यू होती है वो उस मेथड को, सेटर मेथड को पास कर देती है और हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता। ये हमारे पास ऑटोमेटिक बाइंडिंग है। अगेन एक्सप्लेन करता हूँ कि हमने यहाँ पे टेक्स्ट व्यू के ऊपर जो एट्रीब्यूट हमने यूज़ किया है वो है टेक्स्ट, इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे साइन की है। तो डेटा बाइंडिंग ये करेगी कि ये फाइंड आउट करेगी कि क्या इस टेक्स्ट के एट्रीब्यूट के लिए कोई सेटर मेथड मौजूद है। जो हमारे पास टेक्स्ट व्यू क्लास है, अगर आप सपोज करें मेन एक्टिविटी के ऊपर जाते हैं और यहाँ पे आप एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, सपोज टेस्ट कुछ भी कह लें, इसकी टाइप मेक श्योर करें टेक्स्ट व्यू हो, तो आप देख सकते हैं ये एंड्रॉयड डॉट विजेट से हमारे पास आ रहा है। तो अगर मैं इस क्लास के ऊपर चला जाता हूँ टेक्स्ट व्यू क्लास के ऊपर, तो यहाँ पे मेरी क्लास ओपन है और अगर आप इसके ऊपर भी सर्च कर सकते हैं, अदरवाइज अगर आप यहाँ पे टेक्स्ट व्यू के ऊपर करते हैं टेस्ट डॉट सेट टेक्स्ट का आपको एक मेथड मिलेगा, तो आप इसके ऊपर क्लिक करें तो आप इस मेथड के ऊपर भी जा सकते हैं। इसकी डिफरेंट अकरेंस है हमारे पास। तो ये जो मेथड है ये ऑटोमेटिकली डेटा बाइंडिंग फाइंड आउट कर लेती है सिर्फ इस एट्रीब्यूट के नेम की वजह से। अगेन यहाँ पे एट्रीब्यूट का जो नेम है वो टेक्स्ट है, तो जो डेटा बाइंडिंग जो सेटर मेथड फाइंड आउट करने की कोशिश करेगी वो ये वाला होगा सेट टेक्स्ट। तो इसको सेट टेक्स्ट मिल जाता है ऑटोमेटिकली। आप देख सकते हैं कि ये 4 सीक्वेंस यानी कि स्ट्रिंग हमसे रिसीव करता है यहाँ पे। तो जो वैल्यू हम पास करते हैं यहाँ पे डेटा बाइंडिंग को विद द डेटा बाइंडिंग एक्सप्रेशन, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे डेटा बाइंडिंग पास कर देती है। और ये सारा काम चूंकि डेटा बाइंडिंग खुद कर रही है, हम खुद नहीं कर रहे, तो ये हमारे पास है ऑटोमेटिक बाइंडिंग। तो ये वजह अगर आप यहाँ पे टाइप करते हैं प्रोडक्ट डॉट प्राइस, तो यहाँ पे आपको जो एरर मिलेगा वो भी काफ़ी मीनिंगफुल है। कैन नॉट फाइंड अ सेटर फॉर टेक्स्ट व्यू दैट एक्सेप्ट्स पैरामीटर टाइप डबल, क्योंकि जो सेटर मेथड डेटा बाइंडिंग ने फाइंड आउट किया हुआ है, डेटा बाइंडिंग को पता है सेट टेक्स्ट के साथ वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग की वैल्यू लेता है। इसलिए हम यहाँ पे अगेन मैं इसको प्रोडक्ट डॉट नेम कर देता हूँ, तो इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ स्ट्रिंग की वैल्यू पास कर सकते हैं। ये फर्स्ट टाइप ऑफ बाइंडिंग है जो कि कॉमनली हमने यूज़ की है। यहाँ पे भी हमने यूज़ की है। या विजिबिलिटी है, तो अब एट्रीब्यूट का नेम क्या है, विजिबिलिटी। तो डेटा बाइंडिंग इसके लिए जो सेटर मेथड फाइंड आउट करने की कोशिश करेगी वो कौन सा होगा, सेट विजिबिलिटी। अगर आप सपोज करें इमेज व्यू की क्लास के ऊपर चले जाएंगे, तो यहाँ पे भी अगर आप फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे सेट विजिबिलिटी, तो आपने देखा आपको सेट विजिबिलिटी का मेथड मिल रहा है जो इंड के अंदर विजिबिलिटी ले रहा है। और अगर आप जाते हैं फ्रैगमेंट मेन के ऊपर और यहाँ पे जो वैल्यूज हैं विजिबल की, तो आपने देखा इनकी टाइप इंटीजर है, विजिबल की वैल्यू 0 है और गॉन की वैल्यू 8 है। तो ये वैल्यूज ऑटोमेटिकली पास कर देती है डेटा बाइंडिंग जो ये वाला सेटर मेथड होता है इसको। तो हमारे पास जो हमारा काम है वो हो जाता है। ये हमारे पास कौन सी बाइंडिंग है, दिस इज कॉल्ड ऑटोमेटिक बाइंडिंग। लेकिन कुछ सिनेरियोज ऐसे होते हैं जहाँ पे जो एट्रीब्यूट का नेम होता है उस नेम के साथ सेटर मेथड डेटा बाइंडिंग को खुद नहीं मिलता। सपोज करें यहाँ पे हमारे पास एक कॉमन एग्जांपल है, यहाँ पे इमेज व्यू या टेक्स्ट के ऊपर सेट करते हैं आप, अगर यहाँ पे बैकग्राउंड टिंट सेट करते हैं, बैकग्राउंड टिंट, तो यहाँ पे आप कोई भी जो वैल्यू है वो सेट कर सकते हैं। और आपको यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि
ये भी ऑटोमेटिक बाइंडिंग हो रही है, लेकिन ये ऑटोमेटिक बाइंडिंग नहीं हो रही, बल्कि इसके लिए डेटा बाइंडिंग एक टेक्निक यूज़ कर रही है जिसको हम कहते हैं रीनेम्ड बाइंडिंग। इसकी वजह यह है कि ये जो बैकग्राउंड टिंट है, इसके लिए सेट बैकग्राउंड टिंट नाम का कोई भी मेथड इस टेक्स्ट व्यू के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। अगर आप इस टेक्स्ट व्यू के ऊपर जाएंगे और फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे सेट बैकग्राउंड, तो आपने देखा आपको कोई भी मेथड जो है वो नहीं मिलेगा। तो इस केस के लिए क्या होता है कि जो एट्रीब्यूट नेम है यहाँ पे जो हम यूज़ करते हैं बैकग्राउंड टिंट, एट्रीब्यूट नेम और होता है, और इस एट्रीब्यूट के लिए जो सेटर मेथड एंड्रॉयड एसटीके के अंदर डिफाइन है वो और होता है। तो डेटा बाइंडिंग ने एक टेबल खुद क्रिएट किया हुआ है जिसकी मदद से वो उसने मैप किया हुआ है, उसको पता है कि अगर बैकग्राउंड टिंट होगा तो मैंने इसके लिए कौन सा मेथड कॉल करना है। सेम चीज़ हमारे पास ऑन क्लिक के लिए होती है। अगर आप ऑन क्लिक यहाँ पे यूज़ करते हैं तो अगर आप अगेन चले जाते हैं टेक्स्ट व्यू के क्लास के ऊपर और आप यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं सेट ऑन क्लिक ऑन क्लिक, तो आपने देखा आपको सेट ऑन क्लिक का कोई भी मेथड नहीं मिलेगा इस क्लास के अंदर। तो फिर हम किस तरीके से इसके ऊपर सेट ऑन क्लिक लिसनर कॉल कर सकते हैं, तो ये मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। इसके लिए अगेन जो डेटा बाइंडिंग है वो उसने एक टेबल क्रिएट किया हुआ है। उसके लिए मैं जाऊँगा अपनी एंड्रॉयड एसटीके है जो, उसके ऊपर आपको मैं सोर्स कोड दिखाऊंगा डेटा बाइंडिंग का। यहाँ पे जाएं और सोर्सेज के अंदर चले जाएं आप यहाँ से, और यहाँ पे जो आपका कोई भी प्लेटफॉर्म वर्जन है, मेरे पास 28 है, इसके ऊपर जाएं, एंड्रॉयड के अंदर जाएं और जो बेस पैकेज है डेटा बाइंडिंग का उसके ऊपर जाएं, और यहाँ पे आपके पास पहले नंबर पे पैकेज होगा अडाप्टर्स का, इसके ऊपर जाएं और नीचे यहाँ पे हमारे पास होगा व्यू बाइंडिंग अडाप्टर। इस क्लास को ओपन कर लें, मैंने ऑलरेडी इसको ओपन किया हुआ है विद विजुअल स्टूडियो कोड। अगर आप इसके ऊपर आते हैं और यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आते हैं तो आपने देखा आपको यहाँ पे एक एनोटेशन मिल रही है ऐड साइन बाइंडिंग मेथड्स की, और ये बाइंडिंग मेथड्स हैं, और यहाँ पे अगेन एनोटेशन है एक अरे के अंदर ऐड साइन बाइंडिंग मेथड। अब यहाँ पे डेटा बाइंडिंग क्या कर रही है, ये एट्रीब्यूट को विद दी मेथड नेम या सेटर मेथड नेम वो इसको मैप कर रही है। और पहले नंबर पे जो हमारे पास एट्रीब्यूट है वो वही है जो अभी हमने देखा है। यहाँ पे हमने देखा है बैकग्राउंड टिंट, जो पीछे हमने देखा, अगर मैं इसको ऑन क्लिक आ गया, सॉरी बैकग्राउंड टिंट, तो ये हमारे पास बैकग्राउंड टिंट है, इसकी वैल्यू मैंने साइन की है। तो अब अगेन मैं बता रहा हूँ कि सेट बैकग्राउंड टिंट का कोई भी मेथड मौजूद नहीं है। तो डेटा बाइंडिंग ने ये किया हुआ है कि उसने एक टेबल डिफाइन कर लिया यहाँ पे, उसको पता है जब भी मैंने एट्रीब्यूट बैकग्राउंड टिंट आएगा तो मैंने जो सा मेथड कॉल करना है वो सेट बैकग्राउंड टिंट नहीं, सेट बैकग्राउंड टिंट लिस्ट है। तो ये हमारे पास मैपिंग हो रही है। और अगर आपको एंड्रॉयड एसटीके का पता हो तो आपको ये पता होगा कि जो हमारे पास मेथड है सेट बैकग्राउंड टिंट लिस्ट, ये एपीआई लेवल 21 और इससे जो न्यूअर एपीआईज हैं उनके ऊपर हमें अवेलेबल होता है। 21 या इससे नीचे वाली एपीआईज के ऊपर हमें अवेलेबल नहीं होता। तो डेटा बाइंडिंग इंटरनली ऑटोमेटिकली वर्जन चेक या एसटीके वर्जन चेक परफॉर्म करेगी। तो अगर डेटा बाइंडिंग की वजह से आपका लेआउट एज एक्सपेक्टेड जो है वो रेंडर नहीं हो रहा, तो मेक श्योर कर लें जो एट्रीब्यूट आप यूज़ कर रहे हैं वो उस प्लेटफॉर्म के लिए अवेलेबल हो। अगर आप नीचे करेंगे थोड़ा सा तो आपको ऑन क्लिक भी मिल जाएगा। यहाँ पे हमने सेट किया हुआ है ऑन क्लिक, तो डेटा बाइंडिंग ने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है सेट ऑन क्लिक लिसनर, क्योंकि सिर्फ सेट ऑन क्लिक तो हमारे पास मेथड ही नहीं है। अगर ऑटोमेटिक बाइंडिंग होगी तो ऑन क्लिक एट्रीब्यूट के लिए जो मेथड डेटा बाइंडिंग फाइंड आउट करने की कोशिश करेगी वो होगा सेट ऑन क्लिक, वो उसको नहीं मिला। यहाँ पे जो एक्चुअल मेथड है उसका नाम चेंज था, तो यहाँ पे ये टेबल डिफाइन किया गया सेट ऑन क्लिक। जब भी हम एट्रीब्यूट डिफाइन करेंगे किसी भी व्यू टाइप के ऊपर, टेक्स्ट व्यू है, एडिट टेक्स्ट है, इमेज व्यू है, बटन है, समथिंग कुछ भी है, क्योंकि उसकी पेरेंट टाइप तो व्यू ही होती है। तो ऑन क्लिक हम जब भी किसी के ऊपर स्पेसिफाई करेंगे तो इस अडाप्टर्स की वजह से, इस टेबल की वजह से, बाइंडिंग मेथड्स की वजह से डेटा बाइंडिंग को ये पता है कि जो सा मेथड मैंने कॉल करना है वो सेट ऑन क्लिक लिसनर है, सेट ऑन क्लिक नहीं है। तो ये जो हमारे पास बाइंडिंग टाइप है ये रीनेम्ड बाइंडिंग है। अगेन अगर आप टेक्स्ट को यूज़ करेंगे तो आपको यहाँ पे टेक्स्ट प्रॉपर्टी कहीं पे भी नहीं मिलेगी। आप देख सकते हैं कहीं पे भी टेक्स्ट प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि टेक्स्ट के लिए ऑटोमेटिकली बाइंडिंग हो जाती है। सेट टेक्स्ट डेटा बाइंडिंग को खुद मिल जाता है। ऑन क्लिक हो गया या कुछ जितने भी यहाँ पे मेथड्स डिफाइन है, इन सब एट्रीब्यूट्स डिफाइन है, इन सब एट्रीब्यूट्स के लिए ऑटोमेटिकली मेथड नेम डेटा बाइंडिंग को नहीं मिलते, सेटर मेथड्स नहीं मिलते। तो वो ये बाइंडिंग मेथड्स को यूज़ करती है, इन टेबल्स को यूज़ करती है, और इस एट्रीब्यूट को सपोज करिए ऑन क्लिक को व्यू क्लास के अंदर जो मेथड होगा सेट ऑन क्लिक लिसनर, उसके साथ ये है जो मैप कर देती है। अगेन अगर आप इस सेट ऑन क्लिक लिसनर को कॉपी कर लेते हैं, और मैंने व्यू क्लास को ओपन किया हुआ है, आप अगर जाते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो के ऊपर और यहाँ पे भी हमारे पास जो व्यू क्लास है मैंने इंपोर्ट की हुई है, और मेन एक्टिविटी के अंदर भी हमारे पास व्यू क्लास आप खुद इंपोर्ट करके देख सकते हैं। सिंपल इसका पैकेज है, यहाँ पे आप देख सकते हैं android.view.view। अगर आप इस क्लास के ऊपर जाएंगे तो इसके हमारे पास अगेन ये वही क्लास है जो मैंने यहाँ पे भी ओपन की हुई है, तो आप इसको भी देख सकते हैं। अगर आप इसके ऊपर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो सेट ऑन क्लिक लिसनर आपको मिल जाएगा, लेकिन अगर आप यहाँ पे सेट ऑन क्लिक फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो ये मेथड आपको नहीं मिलेगा। ये सेट ऑन क्लिक लिसनर है, सेट ऑन क्लिक नहीं है। अगर आप आगे ऊपर नीचे भी करेंगे तो इसका एक ही मेथड है हमारे पास। तो अगर तो
ऑन क्लिक एट्रीब्यूट के लिए सेट ऑन क्लिक मेथड होता है, तो ये कौन सी बाइंडिंग होती है, ऑटोमेटिक बाइंडिंग होती है, जो कि टेक्स्ट एट्रीब्यूट की या बाकी एट्रीब्यूट्स के लिए हो रही है। लेकिन यहाँ पे ऑन क्लिक एट्रीब्यूट के लिए सेट ऑन क्लिक मेथड या सेटर मेथड नहीं है, बल्कि उसका नाम चेंज है। तो डेटा बाइंडिंग ने खुद टेबल या गूगल ने खुद डेटा बाइंडिंग के अंदर ये टेबल डिफाइन कर दिया बाइंडिंग मेथड्स के थ्रू। तो ये हमारे पास कौन सी बाइंडिंग हो रही है, रीनेम्ड बाइंडिंग। ये दो तो हमारे पास ऑटोमेटिकली होती हैं, आप ये कह सकते हैं ऑटोमेटिक या रीनेम्ड, ये दोनों डेटा बाइंडिंग करती है। और इसके लिए जो मैंने यहाँ पे ये चीज़ ओपन की है, ये डेटा बाइंडिंग का सोर्स कोड है जो गूगल ने किया हुआ है। और अगर आप जाते हैं अगेन इसके ऊपर, तो यहाँ पे मैंने तो सिर्फ व्यू बाइंडिंग अडाप्टर ओपन किया। अगर आप देखें तो यहाँ पे बहुत सारे इमेज व्यू बाइंडिंग अडाप्टर और बाकी बहुत सारे बाइंडिंग अडाप्टर्स, कन्वर्टर्स यहाँ पे मौजूद हैं। सेम चीज़ इस तरीके से बाइंडिंग अडाप्टर है। अगर आप ओपन करते हैं कन्वर्टर क्लास को, मैं थोड़ा सा डिटेल में चला जाता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बाइंडिंग कन्वर्जन हो रही है। अब सपोज करें आपने कलर जो वैल्यू पास करनी है किसी भी एट्रीब्यूट को, तो अब वहाँ पे कलर के बजाय एक्चुअल जो वैल्यू होती है वो ड्राइबल होता है। तो वहाँ पे आप इस तरीके से इंटीजर के अंदर कलर पास करें और वो ड्राइबल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इसके ऊपर मैं कोशिश करूँगा कुछ टाइम बाद सेपरेट एक वीडियो भी बना दूंगा कन्वर्जन्स के ऊपर, कन्वर्टर्स के ऊपर, आपको समझ आ जाएगी। सिंपली यहाँ पे हम इंटीजर के अंदर कलर पास कर रहे हैं, तो जो रिटर्न होगी वैल्यू वो ऑटोमेटिकली कौन सी वैल्यू रिटर्न होगी, जो कलर स्टेट लिस्ट डॉट वैल्यू ऑफ। जिस तरीके से सपोज करें हमने यहाँ पे काम किया हुआ है, अगर मैं प्राइस के ऊपर चला जाता हूँ या किसी और के ऊपर, पीछे हमने देखा था प्राइस के ऊपर, तो यहाँ पे तो मैं स्ट्रिंग टेम्पलेट को यूज़ कर रहा हूँ। इससे पीछे हमने देखा था हम कुछ यहाँ पे इस तरीके से कर रहे थे। अगर सिर्फ इतना मैं कोड जो रिमूव करता हूँ, स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ, तो ये काम हम खुद कर रहे थे। ये ऑटोमेटिकली भी हम कर सकते हैं यूजिंग कन्वर्टर्स, तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तो ये जो दो टाइप्स हैं, ऑटोमेटिक और रीनेम्ड बाइंडिंग, ये तो हमारे पास खुद हो जाती हैं। समटाइम्स कुछ ऐसे सिनेरियो होते हैं कि ये वाली जो ऑटोमेटिक या रीनेम्ड बाइंडिंग होती है, ये इनफ नहीं होती हमारी रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करने के लिए। हमें कुछ ऐसे सिनेरियो आ जाते हैं कि हमें स्टिल खुद बाइंडिंग की ज़रूरत पड़ती है। और उसकी बहुत कॉमन एग्जांपल ये है जो मैं यहाँ पे आपको देना चाहता हूँ। उससे पहले मैं कपल ऑफ अंडोज करता हूँ और इसको अपनी रीजनल फॉर्म के ऊपर ले आता हूँ। तो ये मेरे पास आ गया। तो ये जो मेरे पास यहाँ पे बैकग्राउंड टिंट है, ये भी रिमूव कर दूंगा। इसकी बहुत कॉमन एग्जांपल हमारे पास जो इमेज व्यू है ये है। ये सपोज करें जो इमेज व्यू है, अब इसकी जो वैल्यू है वो एक्चुअली हमारे पास कहाँ से आ रही है, वो आ रही है प्रोडक्ट डॉट इमेज से। तो अगर आप इस तरीके से भी सेट कर सकते हैं, लेकिन स्टिल अगर आप यहाँ पे इमेज व्यू की क्लास के ऊपर जाते हैं और यहाँ पे फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं सेट सोर्स, तो आपको कोई भी मेथड नहीं मिलता। इट मीन्स कि जो ऑटोमेटिक बाइंडिंग है वो हमारे पास नहीं होगी। और अगर आप ओपन करते हैं जो व्यू बाइंडिंग अडाप्टर्स है, तो यहाँ पे भी आपको ये चीज़ नहीं मिली। लेकिन अगर आप अगेन डेटा बाइंडिंग के सोर्स कोड के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक क्लास मिलेगी इमेज व्यू बाइंडिंग अडाप्टर। इसको आप ओपन कर सकते हैं विद विजुअल स्टूडियो कोड या किसी भी एडिटर के साथ। और अगर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे भी आपने देखा दो जो बाइंडिंग मेथड्स हैं वो डिफाइन किए गए हैं। पहला एट्रीब्यूट कौन सा, टिंट का, उसके लिए सेट इमेज टिंट लिस्ट यूज़ किया गया। सेकंड मेथड है टिंट मोड का और उसके लिए सेट इमेज टिंट मोड यूज़ किया गया। उसके बाद यहाँ पे नीचे जो गूगल टीम है, इन्होंने बाइंडिंग अडाप्टर्स क्रिएट किए हैं, कस्टम बाइंडिंग अडाप्टर्स, जो हम खुद भी कर सकते हैं क्रिएट, और हम इस वीडियो में करेंगे भी। सेम हमने जो है वो प्रोसीजर सिंटैक्स फॉलो करना है, मैं आपको वन बाय वन समझाऊंगा। अब इसका मेन काम तो छोड़े, सिर्फ इतना देखेंगे जो सोर्स एट्रीब्यूट है इसको गूगल की टीम ने बाइंड करवाया हुआ है। लेकिन सोर्स एट्रीब्यूट को उन्होंने इमेज URI के साथ जो है वो बाइंड करवाया हुआ है, यहाँ ड्राइबल के साथ बाइंड करवाया हुआ है। लेकिन हमारे केस के अंदर क्या है, सपोज कर लिया हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे जो, इसको भी क्लोज करता हूँ, अब इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो इमेज हमारी आ रही है, जहाँ पे हम इस तरीके से हम इमेज सेट कर रहे हैं, इमेज हमारी एसेट्स के फोल्डर से हमने रीड करनी है। यहाँ सपोज कर लें यहाँ पे हमारे पास सिर्फ इमेज URL है, हमने इंटरनेट से इमेज डाउनलोड करनी है। तो इट डजेंट मैटर कि इमेज कहाँ से आ रही है, हम चाहते हैं कि डेटा बाइंडिंग खुद फाइंड आउट करे और उसको डाउनलोड करे। तो उस केस के लिए हमें कस्टम बाइंडिंग अडाप्टर्स की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप सिर्फ इतना काम कर देंगे, प्रोडक्ट डॉट इमेज और एप्लीकेशन को रन करेंगे, तो बाकी एप्लीकेशन हमारी 100% ठीक रन होगी। सिर्फ जो इमेज है वो इमेज व्यू, उसके ऊपर आपको कोई भी इमेज नजर नहीं आएगी, क्योंकि डेटा बाइंडिंग को पता ही नहीं कि ये एट्रीब्यूट कैसे मैंने यूज करना है। तो आप देख सकते हैं हमारी एप्लीकेशन बिल्कुल ठीक रन हो रही है, सिर्फ जो इमेज व्यू है उसके ऊपर कोई भी इमेज हमें नजर नहीं आ रही। तो इसकी रीजन वही है जो मैंने आपको बताई है कि डेटा बाइंडिंग को ये नहीं पता कि मैंने कैसे जो इमेज है उसको यूज करना है। और यहाँ पे आपको जो एक्सेप्शन है वो भी मिल रही है, अनएबल टू डिकोड स्ट्रीम फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन जैकेट 101.png। क्योंकि नॉर्मली हम यहाँ पे ड्राइबल या इमेज URI तो सेट कर सकते हैं, लेकिन ये इमेज URI तो नहीं है, ये तो हमारे पास एक स्ट्रिंग के अंदर इमेज नेम है, तो इसलिए एक्सेप्शन हमें मिली है। तो इस चीज़ के लिए हम कस्टम बाइंडिंग या कस्टम बाइंडिंग अडाप्टर्स को यूज़ करते हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं कि कैसे हमने एक बाइंडिंग अडाप्टर क्रिएट करना है। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले आऊँगा अपने प्रोजेक्ट के ऊपर और जो है वो एक न्यू जावा के पैकेज के अंदर एक पैकेज जो है वो क्रिएट कर लूँगा और इसको मैं कह दूँगा डेटा बाइंडिंग
अडाप्टर्स, आप कुछ भी पैकेज नेम दे सकते हैं, लेकिन मेक श्योर करें कोड को जो है वो मैनेजेबल रखने के लिए डेटा बाइंडिंग अडाप्टर्स को सेपरेट एक फाइल के अंदर एक पैकेज के अंदर क्रिएट करें। और यहाँ पे एक न्यू जो है वो कार्टून फाइल क्रिएट करूँगा, कोई भी नेम आप दे सकते हैं, मैं कह दूंगा इमेज व्यू बाइंडिंग अडाप्टर। और मेक श्योर कर लें, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इसकी जो टाइप है वो फाइल होनी चाहिए, क्योंकि गिट के अंदर ऐड कर देता हूँ, क्योंकि इसकी जो क्लास वगैरह अगर होगी तो वो पूरे एप्लीकेशन के अंदर अवेलेबल नहीं होगी। तो इसलिए जो बाइंडिंग अडाप्टर्स होते हैं इनको टॉप फाइल के अंदर या टॉप लेवल की फाइल के अंदर क्रिएट करते हैं। तो कार्टून के अंदर आपको पता है कि कोई मेथड या कोई भी चीज़ है जो वो क्लास के बाहर भी हो सकती है, जो कि जावा के अंदर तो नहीं होता, तो इसलिए ये टॉप लेवल के मैं मेथड्स को क्रिएट करूंगा। और अगर आप जावा के अंदर होंगे तो आप एक पब्लिक जो क्लास है वो क्रिएट करेंगे और पब्लिक स्टैटिक मेथड्स को क्रिएट करेंगे। यहाँ पे हम जो हमें क्लास की ज़रूरत नहीं। तो बाइंडिंग अडाप्टर क्रिएट करने के लिए जो फर्स्ट नंबर पे हमारे पास स्टेप है वो ये कि हम एनोटेशन यूज़ करते हैं बाइंडिंग अडाप्टर की, जो कि $x.data बाइंडिंग के अंदर से आएगी। और अगर आप जावा के अंदर होंगे तो आपने ये एनोटेशन क्लास के ऊपर नहीं देनी, उस क्लास के अंदर जितने भी मेथड्स होंगे वो बाइंडिंग अडाप्टर एक्चुअली होते हैं। तो उन बाइंडिंग जो मेथड्स होंगे वो पब्लिक स्टैटिक वाइड मेथड्स होंगे, तो उनके ऊपर आपने ये एनोटेशन देनी है। यहाँ पे हम उनको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। और इस बाइंडिंग अडाप्टर को हमने यहाँ पे एक वैल्यू पास करनी है, और जो वैल्यू है वो बेसिकली वो वाला एट्रीब्यूट होता है जो हमने बाइंड करवाना है। अभी में भी आपको समझना है, लेकिन जब मैं इसको इंप्लीमेंट करके आपको बताऊंगा तो आपको 100% आई एम श्योर के समझ आ जाएगी। और मैं यहाँ पे यूज़ कर लूँगा बाइंड कॉलन इमेज नेम। आप ये जो बाइंड की यहाँ पे पीछे नेम स्पेस है, इट डजेंट मैटर कि ये आप दें या ना दें, क्योंकि अगर एनोटेशन एंड्रॉयड होगी तो एंड्रॉयड फ्रेमवर्क इसको यूज़ करता है, डेटा बाइंडिंग यूज़ करती है, अदरवाइज डेटा बाइंडिंग इसको छोड़ देती है। तो मैं इसको रिमूव कर दूंगा, सिर्फ मैंने नॉर्मली आपको बताना था, आप इसको चाहें तो लिख भी सकते हैं, लेकिन इट डजेंट मैटर। मेन जो चीज़ है वो ये चीज़ है इमेज नेम। और उसके नीचे यहाँ पे एक फंक्शन आ जाएगा और मैं इसको कह दूंगा सेट इमेज फ्रॉम एसेट्स। और इसके अंदर फिर हमने पैरामीटर जो है वो रिसीव करने हैं, और जो पैरामीटर हमने रिसीव करने हैं वो समझने वाली चीज़ है। फर्स्ट नंबर पे जो पैरामीटर होगा वो हमेशा उसकी टाइप वो वाला व्यू होगा जिस व्यू के ऊपर आपने ये पैरामीटर यूज़ करना है। अगेन मैं अगर फ्रैगमेंट मेन के ऊपर जाता हूँ तो मैंने ये वाला जो बाइंडिंग अडाप्टर है इमेज नेम या जो भी मैंने यहाँ पे क्रिएट करूँगा वो बेसिकली मैंने किसके साथ यूज़ करना है, इमेज व्यू के साथ। तो जो फर्स्ट यहाँ पे पैरामीटर मुझे मिलेगा वो नेम व्यू होगा, लेकिन उसकी टाइप इमेज व्यू होगी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने यही एट्रीब्यूट टेक्स्ट व्यू के साथ यूज़ करना है तो जो यहाँ पे एट्रीब्यूट टाइप होगी वो टेक्स्ट व्यू होगी। और सेकंड नंबर पे आप जो है वो रिसीव कर सकते हैं एट्रीब्यूट्स, और वो जितने मर्जी चाहें आप रिसीव कर सकते हैं, लेकिन मैं सिंपल यहाँ पे एक एट्रीब्यूट रिसीव करूँगा और फाइल नेम, और उसकी टाइप मेरे पास स्ट्रिंग होगी, एंड दैट्स इट। अब यहाँ पे मैंने जो है वो मेन काम करना है। तो अगर मैं जाता हूँ अपने मेन फ्रैगमेंट के ऊपर तो यहाँ पे मेरे पास मेथड है जो कि एसेट्स के फोल्डर से बिटमैप को लोड करता है। तो मैं ये वाला जो कोड है वो यहाँ से कॉपी कर लूँगा और इसके अंदर पेस्ट कर दूंगा। तो पहले मैं कुछ इंपोर्ट्स कर लेता हूँ। बिटमैप फैक्ट्री मेरे पास इंपोर्ट हो चुकी हुई है। कॉन्टेक्स्ट मुझे डायरेक्टली यहाँ पे नहीं मिलेगा, वो मैं आपको बताता हूँ आपने कैसे करना है, लेकिन यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट नहीं आएगी और यहाँ पे नल नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे कि बिटमैप फैक्ट्री डॉट डिकोड स्ट्रीम, अब कॉन्टेक्स्ट जो है वो आपको इस व्यू से मिलेगा। आप इस तरीके से करेंगे व्यू डॉट कॉन्टेक्स्ट, या जावा के अंदर व्यू डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट डॉट एसेट्स डॉट ओपन। तो यहाँ पे फाइल नेम मुझे यहाँ से मिल जाएगा, तो वो ओपन हो फाइल नेम जो भी है वो रीड होकर मुझे मिल जाएगी। तो मैं यहाँ पे एक लोकल वेरिएबल जो है वो क्रिएट कर लूँगा, डिकोड स्ट्रीम की बजाय इसको मैं बिटमैप कह देता हूँ। और उसके बाद मैंने ये वाली जो बिटमैप रीड की है ये मैंने बेसिकली इस इमेज व्यू के ऊपर सेट करनी है। तो मैं कुछ इस तरीके से करूँगा, व्यू डॉट सेट इमेज बिटमैप, और यहाँ पे जो बिटमैप है वो पास कर दूंगा, एंड दैट्स इट। अब क्या होगा कि जब भी हम जो इमेज व्यू है अपना उसके ऊपर ये वाला एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे और फाइल नेम स्पेसिफाई करेंगे, वो फाइल नेम और वो इमेज व्यू दोनों का रेफरेंस मुझे यहाँ पे मिल जाएगा, और इस कोड के थ्रू मैं उस इमेज व्यू के ऊपर इमेज को सेट कर दूंगा एसेट से रीड करके। अगर मैं जाता हूँ फ्रैगमेंट मेन के ऊपर तो अब मैं ये जो सोर्स का एट्रीब्यूट अब इसको मैंने यूज़ नहीं करना, इट इज़ इंपॉर्टेंट। जो नेम स्पेस होगी वो ऐप की होगी, और अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे ऑटो कंप्लीट के अंदर भी एक एट्रीब्यूट मिल रहा है इमेज नेम का। जो इमेज नेम का एट्रीब्यूट है ये बेसिकली हमें यहाँ से मिल रहा है, जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है इमेज नेम। ठीक है, तो अब इसको कोई भी जो वैल्यू आप पास करेंगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगी, उसकी टाइप स्ट्रिंग ही होनी चाहिए। इट इज़ इंपॉर्टेंट। आप यहाँ पे इंटीजर वगैरह पास करेंगे तो आपको एरर मिलेगा। तो जो इमेज व्यू का रेफरेंस है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा, जो सेकंड हमने कोई भी एट्रीब्यूट पास करेंगे वैल्यू वो यहाँ पे चली जाएगी। तो मैं अब यहाँ पे जो है वो गेन बाइंडिंग एक्सप्रेशन यूज़ करूँगा, और मैं यूज़ कर लूँगा प्रोडक्ट डॉट इमेज। तो
ये इमेज है जो इसकी टाइप कौन सी है, स्ट्रिंग। और अगर आप इसके ऊपर जाएंगे और जाएंगे डेटा प्रोवाइडर के ऊपर, आई एम श्योर कि आपको पता होगा, लेकिन स्टिल फॉर मेकिंग श्योर कि कोई प्रॉब्लम ना हो, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने आइटम आईडी के अंदर जो इमेज है वो पास की हुई है शर्ट 101.png। तो ये इमेज है हमारे पास, वो इमेज है वो हम यहाँ से पास करेंगे इस एट्रीब्यूट को, जो कि एक्चुअली इस बाइंडिंग अडाप्टर की वजह से यहाँ पे आ जाएगी, हमें मिल जाएगी इस फाइल नेम के अंदर। और यहाँ पे इसके अंदर वो वाला इमेज व्यू मिल जाएगा जिसके ऊपर मैंने इसको कॉल किया हुआ है। अगर यही चीज़ मैं यहाँ पे इसके ऊपर कॉल करता हूँ इमेज नेम, और अगेन इसके लिए जो नेम स्पेस है वो ऐप की नेम स्पेस होगी। आई एम श्योर आपको पता होगा, जनरल टिप है, हर वो एट्रीब्यूट जो आपको एंड्रॉयड नेम स्पेस से मिलेगा इट कम्स विद द एंड्रॉयड SDK, और हर वो एट्रीब्यूट जो आपको ऐप नेम स्पेस या एंड्रॉयड नेम स्पेस के अलावा मिलता है वो किसी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी से आ रहा होता है, वो बिल्ड इन एंड्रॉयड SDK में नहीं होता। तो ये जो एट्रीब्यूट है इमेज नेम का, ये हमने खुद क्रिएट किया, ये एंड्रॉयड SDK में मौजूद नहीं है, तो इसलिए हम इसको ऐप नेम स्पेस से यूज़ करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे कुछ भी वैल्यू पास करेंगे तो अब यहाँ पे जो इमेज व्यू का रेफरेंस आएगा वो ये वाला इमेज व्यू होगा। अगर आप चाहें तो आप ID भी इसकी प्रिंट करके देख सकते हैं अगर आप चाहें तो। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो मैंने यहाँ पे पीछे जो मेथड हमने डिफाइन किया था, अडाप्टर जो डिफाइन किया था, सेट इमेज फ्रॉम एसेट्स है जो मेन हम इसको अडाप्टर कहते हैं, उसके ऊपर मैंने 2 पैरामीटर डिफाइन किए हैं। पहले नंबर पे इमेज व्यू, सेकंड नंबर पे स्ट्रिंग जो फाइल नेम था। लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ जो इमेज नेम जो मैंने एज एन एट्रीब्यूट दिया था बाइंडिंग अडाप्टर को वो सेट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे व्यू पास नहीं कर रहा। तो ये इसलिए कि ऑटोमेटिकली इंटरनली हमारे पास जो व्यू होता है वो पास हो जाएगा, और जिस व्यू के ऊपर आप इस एट्रीब्यूट को यूज़ करेंगे उसका रेफरेंस ऑटोमेटिकली इंटरनली जो हमारे पास है वो पास हो जाता है। जो हमारा मेथड है बाइंडिंग अडाप्टर है उसके अंदर हमें वो खुद पास नहीं करना पड़ता, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। तो हमने कस्टम बाइंडिंग अडाप्टर क्रिएट कर लिया, उसको यूज़ कर लिया। तो मैं यहाँ पे इसको पर रन करता हूँ, और आगे मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि अगर आप इंटरनेट से भी इमेज डाउनलोड करना चाह रही हैं तो सिर्फ इतने एट्रीब्यूट की वजह से वो कैसे आप कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं आप मेरी एप्लीकेशन रन हो रही है और सक्सेसफुली जो मेरे पास इमेज है वो भी डाउनलोड हो रही है। मैं इसको यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, और अगर मैं अपने व्यू मॉडल के अंदर जो मेरे पास यूज़ किया जा रहा है विट इज़ मेन व्यू मॉडल, यहाँ पे जो प्रोडक्ट यूज़ किया जा रहा है वो सेकंड, अगर मैं यहाँ पे सहमत कर देता हूँ और दोबारा रन करता हूँ तो आप देखेंगे जो इमेज यूज़ की जाएगी वो 8th नंबर वाला जो प्रोडक्ट है उसकी इमेज होगी। इसलिए मैंने दोबारा एप्लीकेशन को रन किया आप लोगों को ये बता सकूं कि जो प्रोडक्ट हम सेट करेंगे उसी की इमेज यहाँ पे जो है वो लोड होगी। तो आपने देखा आप जो प्रोडक्ट हमने 8th नंबर वाला लोड किया था उसकी इमेज यहाँ पे हमारे पास शो हो रही है। तो ये है गाइस किस तरीके से हम कस्टम बाइंडिंग अडाप्टर्स को क्रिएट करते हैं और उनको यूज़ करते हैं। तो ये जो चीज़ हमने की है इसको हम कहते हैं कस्टम बाइंडिंग, क्योंकि ये ना ही ऑटोमेटिकली डेटा बाइंडिंग कर सकती थी ना ही उसको रीनेम्ड बाइंडिंग के थ्रू पता था। तो ये हमने खुद क्रिएट किया और खुद उसको बताया, तो इसलिए इसको हम कहते हैं कस्टम बाइंडिंग। अब यहाँ पे मैं ये करूँगा, सपोज करें जिस तरीके से वीडियो के इंट्रो में मैंने आपको बताया था कि अगर हम इंटरनेट से भी वीडियो डाउनलोड करना चाहें तो वो भी हम इस तरीके से कर सकते हैं। सिंपल लेआउट को इतना पता है या डेटा बाइंडिंग को इतना पता है कि ये वाली जो वैल्यू है इमेज की वो मैंने इस एट्रीब्यूट को यहाँ पे इस बाइंडिंग अडाप्टर को पास कर देनी है, दैट्स इट। आप यहाँ पे ड्राइबल से इमेज को लोड करें, कैशे से लोड करें, फाइल स्टोरेज, इंटरनल एक्सटर्नल स्टोरेज से लोड करें, इंटरनेट से डाउनलोड करें, एसेट से डाउनलोड करें, रॉ फोल्डर से पिक करें, जहाँ से मर्जी करें। ये डेटा बाइंडिंग को इससे कोई कंसर्न नहीं है, उसको सिर्फ इतना कंसर्न है इमेज व्यू जिसके ऊपर आपने ये एट्रीब्यूट यूज़ किया और जो वैल्यू आपने इस एट्रीब्यूट को पास किया जो कि ये वाला एट्रीब्यूट और ये वाली वैल्यू है वो आप यहाँ पे इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं वीडियो थोड़ी लंबी हो गया लेकिन इट इज़ इंपॉर्टेंट कि मैं एक ही वीडियो में इसको कवर करवाऊँ। तो अब मैं ये करूँगा कि मैं आपको बताऊंगा कैसे इंटरनेट से अगर आप डाउनलोड करना चाहें वो आप कर सकते हैं और मल्टीपल एट्रीब्यूट्स कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास ग्लाइड लाइब्रेरी है, मैं इसको यूज़ करूँगा इंटरनेट से इमेजेस को लोड करने के लिए, डाउनलोड करने के लिए। और अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको डिपेंडेंसीज मिल रही हैं, आप इनको कॉपी कर लें, इन दोनों डिपेंडेंसीज को कॉपी करें और अपने प्रोजेक्ट के ऊपर आएँ और यहाँ पे जाएंगे हम build.gradle फाइल के अंदर। तो यहाँ पे अगर आप नीचे देखें तो मैंने ऑलरेडी डिपेंडेंसीज ऐड की हुई हैं, आप यहाँ पर डिपेंडेंसीज को पेस्ट करेंगे। लेकिन मेक श्योर कर लें अगर आप Kotlin को यूज़ कर रहे हैं तो एनोटेशन प्रोसेसर की बजाय आप KPT को यूज़ करें और इसके लिए ज़रूरी है यहाँ पे आपने KPT प्लगइन अप्लाई किया हो। अगर आप जावा के ऊपर हैं तो आपको ना ही KPT की ज़रूरत है ना ही इस KPT यहाँ पर टाइप करने की ज़रूरत है, दिस वर्क्स फाइन फॉर जावा। लेकिन Kotlin के अंदर जो एनोटेशन प्रोसेसर है वो KPT है तो इसलिए हम इसको यूज़ करेंगे। तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर दूंगा। तो ग्लाइड हमारे पास जो है वो ऐड हो चुकी हुई है। अब मैं जाऊँगा अपने बाइंडिंग अडाप्टर के ऊपर, इमेज व्यू बाइंडिंग अडाप्टर के ऊपर, और ये जो पूरे का पूरा बाइंडिंग अडाप्टर है इसको आप कॉपी करके यहाँ पे नीचे पेस्ट करके यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं दोबारा आपको बताता हूँ कि स्टेप्स क्या हैं। फर्स्ट स्टेप ये है कि हम एक बाइंडिंग अडाप्टर की एनोटेशन यूज़ करते हैं और इसको अगेन हमने पैरामीटर पास करना है। तो मैं इस दफ़ा यूज़ करूँगा इमेज URL ताकि इन दोनों में डिफरेंस है। अगर हम इमेज नेम को यूज़ करते हैं इट मीन्स कि हम एसेट्स के फोल्डर से इमेज को लोड करेंगे
और अगर हम इमेज यूआरएल को पास करते हैं इट मीन्स कि हम इंटरनेट से इमेजेस को जो है वो लोड करेंगे। तो फंक्शन मैं यहाँ पे कह दूंगा लोड इमेज फ्रॉम इंटरनेट। ये आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए आपने देखा ये मेथड नेम कहीं पे भी हम खुद यूज़ नहीं कर रहे, डेटा बाइंडिंग इसको यूज़ करेगी, लेकिन आप लोग अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। और अगेन जो फर्स्ट हमारे पास पैरामीटर होगा वो तो इमेज व्यू ही होगा, क्योंकि हमने इसे एट्रीब्यूट के इमेज व्यू के ऊपर यूज़ करना है। सेकंड हमारे पास इमेज यूआरएल होगा और इसके टाइप हमारे पास अगेन स्ट्रिंग होगी। और अगर आप चाहें तो आप इसको और इसको डिफरेंट नेम दे सकते हैं। आपने देखा यहाँ पे इमेज नेम था और यहाँ पे फाइल नेम था, लेकिन हमने जो लेआउट के अंदर यूज़ किया वो एक्चुअली इमेज नेम था जो हमने यहाँ पे ये जो है यूज़ किया हुआ था। तो इस दफ़ा हम जो यूज़ करेंगे वो इमेज यूआरएल होगा। तो मैं यूज़ करूँगा ग्लाइड डॉट विद, तो मैंने इसको व्यू पास करना है तो वो व्यू मैं यहाँ पे पास कर दूंगा डॉट लोड। तो इसको आपने देखा फाइल नेम, बिट मैप, ड्राइबल, स्ट्रिंग रिसोर्स, यूआरआई, इंटरनेट यूआरएल कुछ भी आप पास कर सकते हैं। तो मैं जो इमेज यूआरएल होगा वो पास कर दूंगा डॉट इनटू। तो टारगेट मेरे पास जो अगेन व्यू होगा तो वही मेरे पास होगा। और यहाँ पे हम व्यू डॉट कॉन्टेक्स्ट हमने जो पास करना है सॉरी। तो ये हमारे पास जो है वो इमेज लोड हो जाएगी किसके अंदर, इस इमेज व्यू के अंदर, सिर्फ इस एट्रीब्यूट को यूज़ करने की वजह से। तो अब अगर मैं चला अगेन जाता हूँ फ्रैगमेंट मेन के ऊपर, तो यहाँ पे अब मुझे इमेज नेम भी मिल रहा है और अगर आप यहाँ पे ऐप कॉलन करेंगे इमेज तो आपको इमेज यूआरएल भी मिल रहा है। तो इस दफ़ा मैं जो यूज़ करूँगा इमेज नेम नहीं यूज़ करूँगा, इसको डिलीट कर देता हूँ, इमेज यूआरएल यूज़ करूँगा। तो अब इसको हमने बेसिकली एक यूआरएल पास करना है जो मैंने ऑलरेडी कॉपी किया हुआ इंटरनेट से। यहाँ पे मेरे पास इस रेडिट के ऊपर जो है वो सबरेड के ऊपर ये इमेज, इसके ऊपर आप क्लिक करें तो ये इमेज आपकी ओपन हो जाएगी इस तरीके से। फिर इसको आप जो है वो यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं, कहीं से भी आप यूआरएल ले सकते हैं, डजेंट मैटर। मैंने सिर्फ इसलिए आपको बताया कि मैंने यहाँ से इसको कॉपी किया। तो मैं इसको मैंने पेस्ट करना है, तो अगेन आप यहाँ पे सिंगल कोटेशन यूज़ कर सकते हैं, बल्कि आपको टिल्डे साइन यहाँ पे यूज़ करने पड़ेंगे, इसको पेस्ट कर दें। तो लास्ट चीज़ है जो कि हमने ग्लाइड को यूज़ किया, तो हमारी जो मैनिफेस्ट फाइल है इसके अंदर आपको इंटरनेट की जो परमिशन है वो ऐड करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ आपको जो है वो रैंडम के ऊपर एक्सेप्शन मिलेगी। तो इंटरनेट की परमिशन भी ऐड कर लिया मैंने। तो अब अगर हम दोबारा अपनी एप्लीकेशन को रन करते हैं और मैं स्क्रीन रिकॉर्ड करता हूँ डिवाइस की, तो हम देखेंगे हमारे पास जो इमेज है वो इंटरनेट से डाउनलोड होकर आएगी। और चूँकि इंटरनेट से डाउनलोड होकर आएगी थोड़ा सा इमेज साइज़ भी बढ़ा, तो इट विल टेक सम टाइम। आप देख सकते हैं राइट नो एप्लीकेशन हमारी रन हो रही है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ ये चीज़ है कि अभी हमारे पास जो इमेज है वो डाउनलोड हो रही है, जब वो डाउनलोड हो जाएगी कंप्लीट तो हमारे पास शो होना शुरू हो जाएगी। तो आपने देखा जैसे मेरी इमेज डाउनलोड हुई है तो इमेज व्यू के अंदर शो होना शुरू हो गया है। तो सक्सेसफुली हम जो है वो डेटा बाइंडिंग अडाप्टर की मदद से अपनी इंटरनेट से भी इमेज को इस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने जो चीज़ आपको समझानी थी वो ये थी कि कितनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है हमारे पास। तब अगर मैं मेन फ्रैगमेंट के ऊपर आता हूँ तो अब एक्चुअली मुझे ये सेट डेटा के मेथड की और इस बिट मैप के मेथड की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये सारे का सारा काम हमारे पास जो अडाप्टर है वो खुद कर रहा है। तो यहाँ से भी मैं इसको जो है वो रिमूव कर दूंगा। तो आपने देखा डेटा बाइंडिंग की वजह से कितना सिंपल हो गया हमारा कोड। सारे का सारा कोड जो हम कर रहे थे व्यू के रिलेटेड वो सारे का सारा कोड व्यू के ऊपर चला गया। अब हमें खुद इसको करने की ज़रूरत नहीं है। अब ग्लाइड की मदद से हम ये कर सकते हैं कि हम एक प्लेस होल्डर इमेज को भी शो करवा सकते हैं। प्लेस होल्डर इमेज एक डिफ़ॉल्ट इमेज होगी, जब तक हमारी ओरिजिनल इमेज डाउनलोड नहीं होगी तो वो इमेज हमारे पास शो होगी। यहाँ आप एरर की केस के अंदर भी इमेज को शो करवा सकते हैं। तो आप यहाँ पे वो सारे के सारे एट्रीब्यूट्स जो हैं वो रिसीव कर सकते हैं। सपोज प्लेस होल्डर इमेज यहाँ पे आ सकती है, फिर हमारे पास एरर इमेज आ सकती है। और अब ये दोनों अब मैं इसमें कॉपी करूँगा और यहाँ पे मुझे रिसीव करना पड़ेगा। और इसकी टाइप जो है वो मेरे पास स्ट्रिंग होगी। और इसको एरर इमेज इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे इसकी टाइप भी मेरे पास जो है वो स्ट्रिंग होगी। तो अब ये तीनों एट्रीब्यूट्स ये ज़रूरी है कि आप इन तीनों को पास करें। अगर आप जाएंगे अपने फ्रैगमेंट मेन के व्यू के ऊपर तो जिस तरीके से हमने इमेज यूआरएल पास की है इसी तरीके से अब हम जो है वो आपने देखा एरर इमेज हमें अवेलेबल है यहाँ पे, और इसी तरह हमें जो प्लेस होल्डर इमेज है वो अवेलेबल है। अगर आप ये करते हैं कि आप एक या दो डिफाइन करते हैं, आपने कोई एक भी एट्रीब्यूट मिस किया तो आपको एक्सेप्शन मिलेगी, एरर मिलेगा। अगर मैं ये दो जो एट्रीब्यूट है वो मैंने डिफाइन तो किया लेकिन मैंने पास नहीं किया, और यहाँ पे अगर मैं बिल्ड या रीबिल्ड करता हूँ या रन करता हूँ एप्लीकेशन तो आप देखेंगे हमें जो है वो एरर मिलेगा। तो आपने देखा यहाँ पे मैं एरर मिल चुका हुआ है। और यहाँ पे अगर आप ऊपर जाएंगे और यहाँ पे रन विद स्टैक ट्रेस करेंगे तो आपको एग्जैक्ट एरर भी पता चल जाएगा कि किस वजह से हमारे पास जो है वो एरर आया। अगर आप यहाँ पे बिल्ड फेल के ऊपर जाएंगे और ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे आपको जो है वो एरर है वो नज़र आ रहा है। तो हमें यहाँ पे एरर मिल रहा है कैन नॉट फाइंड अ सेटर। इस इमेज व्यू के लिए हमें सेटर नहीं मिल रहा। और अगर आप एरर को डिटेल में पढ़ें तो यहाँ पे लिखा होगा, ये आप देख सकते हैं कि अगर बाइंडिंग अडाप्टर कोई सेटर प्रोवाइड करता है तो मेक श्योर करें कि वो एनोटेटेड है करेक्टली और पैरामीटर मैच कर रहे हैं।
तो ये हमारी मिस्टेक थी कि हमने खुद की है, मैंने आप उनको बताने के लिए कि हमने जो पैरामीटर डिफाइन किए हैं अडाप्टर के अंदर वो हमने 3 डिफाइन किए हैं, लेकिन वैल्यू सिर्फ हमने 2 को पास की है। तो अब आपके पास यहाँ पे 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो ये है कि आप यहाँ पे ये वाला जो मेथड है इसको कॉपी करें और जो ट्रेडिशनल है कि आप मेथड ओवरलोडिंग करें। आपका जो फर्स्ट मेथड है वो सिर्फ इमेज URL है इसको रिसीव करेगा और सपोज करें ये पैरामीटर इनकी हमें ज़रूरत नहीं है। जो सेकंड मेथड है हमारे पास वो प्लेस होल्डर इमेज रिसीव करेगा और एरर इमेज रिसीव नहीं करेगा। और यहाँ पे अगेन आप इसको पेस्ट करें और थर्ड मेथड आपका तीनों पैरामीटर रिसीव करेगा और फोर्थ भी आप कर सकते हैं जो सिर्फ इमेज URL और एरर इमेज रिसीव करे, प्लेस होल्डर रिसीव ना करे। तो यहाँ पे आपके पास चारों पॉसिबल परम्यूटेशन या सिनेरियोज हैं। सिर्फ इमेज URL आप पास कर सकते हैं, तो अगर आप सिर्फ इमेज URL पास करेंगे तो ये वाला मेथड कॉल होगा। सेकंड सिनेरियो में अगर आप इमेज URL और प्लेस होल्डर इमेज पास करते हैं तो ये वाला मेथड कॉल हो जाएगा। अगर आप तीनों पैरामीटर पास करते हैं तो ये मेथड कॉल होगा, और अगर आप सिर्फ एरर इमेज और इमेज URL पास करते हैं तो ये कॉल होगा। लेकिन इसके बजाय कि आप ये परम्यूटेशन खुद क्रिएट करें, डेटा बाइंडिंग ने हमें एक जो एट्रीब्यूट है वो प्रोवाइड किया जिसकी मदद से ये ऑटोमेटिकली हमारे पास हो जाता है। तो मैं यहाँ पे कपल ऑफ अनडूज करूँगा तो जो मेरा ओरिजिनल मेथड है उसके ऊपर मैं चला जाऊँगा। तो यहाँ पे मेरे पास एक ही मेथड है जो 3 पैरामीटर लेता है। तो अगर आप यहाँ पे कमांड कामा टाइप करें, कमांड या कंट्रोल P प्रेस करें तो सेकंड अगर आप यहाँ पे देखें पैरामीटर जो हम पास कर सकते हैं, फर्स्ट जो आपने देखा पैरामीटर है वो वार आर्क है। या तो आप जितनी मर्जी वैल्यूज पास करें वो स्ट्रिंग टाइप की होंगी तो वो फर्स्ट पैरामीटर को जाएंगी। लेकिन सेकंड जो पैरामीटर है वो उसका नाम है हमारे पास, नेम्ड पैरामीटर मैं यूज़ करूँगा रिक्वायर ऑल का। इसको आप बुलियन वैल्यू ट्रू या फॉल्स पास कर सकते हैं। अगर मैं ट्रू पास करता हूँ इट मीन्स कि ये तीनों पैरामीटर ज़रूरी हैं और ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है। लेकिन अगर आप इसको फॉल्स पास कर देंगे तो आप अगर दोबारा आप एप्लीकेशन रन करेंगे तो आप रन करके भी देख सकते हैं, आपको एरर नहीं मिलेगा। क्योंकि अब हमने डेटा बाइंडिंग को ये बताया कि अगर तो ये तीनों पैरामीटर पास करता है, लेआउट पास करता है, इट्स फाइन, इनको यूज़ करो। अगर तीनों में से कोई एक भी मिस है या कोई एक पास करता है तो आप उसको यूज़ करो, क्योंकि सारे के सारे रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आप इस एट्रीब्यूट को यूज़ नहीं करते इस तरीके से तो फिर आपको ये सारे के सारे पास करने पड़ेंगे ऑटोमेटिकली जो बाय डिफॉल्ट है। अदरवाइज आप यहाँ पे नेम्ड पैरामीटर यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे फॉल्स पास कर सकते हैं, ताकि डेटा बाइंडिंग को अब आप ये बता रहे हैं कि ये सारे के सारे एट्रीब्यूट्स रिक्वायर्ड नहीं है, इनमें ये सारे ऑप्शनल हैं। अगर इनमें से कोई पैरामीटर मिस भी है फिर भी डेटा बाइंडिंग इस जो हमारा अडाप्टर है इसको यूज़ करेगी। और यहाँ पे जो आपको नज़र आ रहा है हिंट के ये जो हमारे पास एट्रीब्यूट है, पैरामीटर जो हमने पास किया है ये हमारे पास वैल्यू के नाम का है। तो आप इसको यहाँ पे इस तरीके से कर भी सकते हैं। वैल्यू तो ये अब अरे है तो आप यहाँ पे एंगल ब्रैकेट्स के अंदर इसको इस तरीके से पास करेंगे तो आप इस तरीके से भी वैल्यूज पास कर सकते हैं। अब अगर आप दोबारा अगर सिर्फ बिल्ड और रीबिल्ड करते हैं आपका प्रोजेक्ट बिल्ड हो जाएगा, क्योंकि अब हमने डेटा बाइंडिंग को बता दिया कि तीनों पैरामीटर्स रिक्वायर्ड नहीं है। अगर कोई मिस हो तो इट्स फाइन, आप इसको यूज़ करो। तो ये तो हमारे पास हो गया कि आप मल्टीपल पैरामीटर्स पास कर सकते हैं या कोई स्किप कर सकते हैं। अब ग्लाइड की मदद से हम ये कर सकते हैं। अब इसका मीनिंगफुल मैं आपको सिनेरियो बताने लगा हूँ। ग्लाइड की मदद से हम प्लेस होल्डर इमेज पास कर सकते हैं और एरर इमेज पास कर सकते हैं जो मैंने पीछे बताया। तो अगर हम जाएंगे अपने प्रोजेक्ट के ऊपर और यहाँ पे मैं जाता हूँ ऐप और रिसोर्सेज के अंदर, ड्राइबल के अंदर, तो यहाँ पे मेरे पास 2 एक्स्ट्रा इमेजेस हैं। क्लॉथ्स अंडरस्कोर प्लेस होल्डर जो ये JPEG के अंदर इमेज है मेरे पास, ये प्लेस होल्डर इमेज है। जब तक ओरिजिनल इमेज लोड नहीं होगी, डाउनलोड नहीं होगी, ये हमारे पास शो होगी। और दूसरी जो आपने देखा जो हमारी बिल्ड है वो सक्सेसफुल हो चुकी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं बिल्ड सक्सेसफुल। तो सेकंड जो हमारे पास इमेज है वो एरर इमेज है। तो ये उस केस के अंदर शो होगी अगर हमारे पास कोई एरर आ गया इमेज डाउनलोड होते हुए, तो इनको भी हम जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अब ये आपके सिनेरियो के ऊपर डिपेंड करता है। सपोज करें अगर आपने इस तरीके से किया है कि आपको पता है कि हर प्रोडक्ट के लिए जो डिफ़ॉल्ट प्लेस होल्डर इमेज और एरर इमेज है वो यही है, तो आप इसको हर एक प्रोडक्ट के ऑब्जेक्ट के साथ ऐड कर सकते हैं इस तरीके से। एरर इमेज आप कह सकते हैं और इसके टाइप ऑफ स्ट्रिंग या डिफाइन कर सकते हैं। जो स्ट्रिंग इसका नेम होगा, अगर चूँकि हमारे पास ड्राइबल के अंदर है तो इसकी टाइप इंट होगी, क्योंकि आप ड्राइबल के अंदर ये हमारे पास एज ए रिसोर्स है तो इसकी रिसोर्स ID एक्सेस कर सकते हैं। इस तरीके से आप कर सकते हैं। प्लेस होल्डर और इसकी टाइप जो होगी वो इंट होगी, प्लेस होल्डर नहीं होगी। मैं इसका जो वो मूव कर देता हूँ। तो अब अगर आप जाएंगे आप डेटा प्रोवाइडर क्लास के ऊपर तो यहाँ पे अब आपको एरर मिलेगा, क्योंकि आपने अब हर एक प्रोडक्ट के लिए 2 एक्स्ट्रा वैल्यूज पास करनी है, एरर इमेज और प्लेस होल्डर इमेज। तो यहाँ पे इसको मैं ऐड नहीं करूँगा क्योंकि मुझे पता हर एक प्रोडक्ट के लिए एरर इमेज और प्लेस होल्डर इमेज तो सेम है। तो मैं न्यू लाइन के ऊपर इनको इस तरीके से पास कर दूंगा। r.tribal. पहले नंबर पे एरर इमेज पास हो जाएगी, दोबारा r.tribal. जो मेरे पास क्लॉथ प्लेस होल्डर है। आपने देखा ये इंटीजर है, ये आपको पता होगा ये रिसोर्स ID होती है। ये हमारे पास अगर आप इसके ऊपर जाएंगे ये R क्लास के अंदर रिसोर्स ID है। तो ये क्लास प्लेस होल्डर इमेज को रिप्रेजेंट करेगी, ये एरर इमेज को रिप्रेजेंट करेगी। तो अब अगर मैं जाता हूँ इसको क्लोज करता हूँ, डेटा अपने जाता हूँ बाइंडिंग अडाप्टर के ऊपर, तो अब मुझे पता है जो मेरी इमेजेस आएंगी
यहाँ पे उनकी टाइप इंटीजर है, तो मैं इनको यहाँ पे इंटीजर टाइप के ऊपर कन्वर्ट कर लूँगा, इसको भी इंटीजर के ऊपर कन्वर्ट कर लूँगा। और इनको हम कुछ इस तरीके से यूज़ करेंगे। फ्रैगमेंट मेन लेआउट के ऊपर जाऊँगा और यहाँ पे मैंने मैं URL पास किया, इसके साथ मैं इस तरीके से पास कर सकता हूँ प्लेस होल्डर इमेज। और अब मुझे पता है बाइंडिंग एक्सप्रेशन के अंदर कि जो वैल्यू मैंने पास करनी है वो मुझे प्रोडक्ट से मिल जाएगी, प्रोडक्ट डॉट प्लेस होल्डर इमेज, तो वो इंटीजर है। और ये हमारे पास जो प्लेस होल्डर का एट्रीब्यूट है ये भी यहाँ पे हमसे जो है वो इंटीजर रिसीव करेगा। सेम चीज़ आप कर सकते हैं जो हमारे पास थर्ड एट्रीब्यूट है ऐप कॉलन एरर इमेज हमारे पास होगी, तो यहाँ पे भी आप जो है वो इसको पास कर सकते हैं प्रोडक्ट डॉट एरर इमेज, तो वो भी इस तरीके से आएगी। तो अब हम जो है वो इस तरीके से वैल्यूज़ पास कर सकते हैं, मल्टीपल वैल्यूज़। अगर आप किसी एक को स्किप भी करेंगे तो अब चूँकि आपने यहाँ पे मैंने पीछे भी आपको बताया कि हमने रिक्वायर ऑल फॉल्स किया हुआ है, तो हमें प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। मैं दोबारा अंडू करता हूँ और अपना रीजन जो हमारे पास एट्रीब्यूट है वो ले आता हूँ। अब ग्लाइड के साथ मैंने इन एट्रीब्यूट्स को ऐड करना है, तो मुझे पहले यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा रिक्वेस्ट ऑप्शंस टाइप का ऑप्शंस, और इसकी टाइप मेरे पास जो है वो रिक्वेस्ट ऑप्शंस होगी, जो कि मेरे पास आएगी रिक्वेस्ट ऑप्शन ग्लाइड से। तो मैं इस तरीके से यूज़ करूँगा रिक्वेस्ट ऑप्शंस डॉट। तो पहले नंबर पे मैं एरर पास करूँगा, तो मैं यहाँ पे आर डॉट ड्राइबल डॉट एरर इमेज डायरेक्टली यहाँ पे भी पास कर सकता हूँ। और इस केस के अंदर आप ये कर सकते हैं कि आप यहाँ पे ट्रू या फॉल्स ले सकते हैं। अदरवाइज मैं यहाँ पे इस तरीके से ले सकता हूँ कि जो एरर इमेज है वो यहाँ पे पास कर दूंगा, डॉट प्लेस होल्डर में यहाँ पे यूज़ करूँगा, तो जो प्लेस होल्डर इमेज है वो यूज़ कर लूँगा। और मैं ग्लाइड के साथ यहाँ पे यूज़ कर लूँगा सेट डिफ़ॉल्ट रिक्वेस्ट ऑप्शंस, और जो रिक्वेस्ट ऑप्शन है वो पास कर दूंगा। तो अब अगर मैं दोबारा एप्लीकेशन को रन करता हूँ, और हमें पता है कि ग्लाइड ऑटोमेटिकली इसने जो एक दफ़ा इमेज हमारी डाउनलोड कर ली है वो इसने कैशे के अंदर स्टोर कर ली है, तो वो प्लेस होल्डर इमेज शो नहीं करवाएगी, वो फ़ौरन उसको ऑटोमेटिकली शो करवा देगी। तो पहले अपनी एप्लीकेशन को मैं अनइंस्टॉल कर लेता हूँ डिवाइस से, और आप भी इसको अनइंस्टॉल कर लें या इसकी कैशे क्लियर कर दें। मैंने एप्लीकेशन अनइंस्टॉल कर दी। अगर मैं दोबारा एप्लीकेशन को रन करता हूँ तो मेरी एप्लीकेशन रन हो रही है, और आपने देखा बाकी एप्लीकेशन तो मेरी ठीक है, लेकिन मेरे पास जब तक रीजनल इमेज डाउनलोड नहीं हुई मेरे पास प्लेस होल्डर इमेज जो है वो शो होती रही है, और मेरे पास यहाँ पे जो है वो रीजनल इमेज शो होना शुरू हो गया है। अगर रीजनल इमेज डाउनलोड होने में कोई एरर आ जाता तो फिर मेरे पास ये होना था कि मेरी जो एरर इमेज है वो शो नहीं थी। तो इस तरीके से आप जो है वो मल्टीपल पैरामीटर्स को भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसका मीनिंगफुल या यूज़फुल तरीका ये है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे नहीं चाहते कि एरर इमेज शो हो या प्लेस होल्डर इमेज शो हो, लेकिन यहाँ पे तो आपने ऐड कर दिया हुआ है, तो आप ये कर सकते हैं कि इनकी टाइप यहाँ पे आप जो है वो, पहले मैं इसको रिफैक्टर करता हूँ, आप इसकी टाइप जो है वो बुलियन कर सकते हैं, जो कि आई थिंक मीनिंगफुल भी है। यहाँ पे भी बुलियन और यहाँ पे भी बुलियन। तो यहाँ पे आप जो है वो रिक्वेस्ट ऑप्शंस का वेरिएबल तो क्रिएट कर लेंगे इस तरीके से, लेकिन हम इसके साथ ही एरर या प्लेस होल्डर ऐड नहीं करेंगे। हम इसको कट कर लेता हूँ, ये जनरल प्रोग्रामिंग आपको बता रहा हूँ। इफ स्टेटमेंट के अंदर आप चेक कर सकते हैं, अगर आपके पास प्लेस होल्डर इमेज है वो ट्रू है तो आप यहाँ पे ये कर सकते हैं रिक्वेस्ट ऑप्शंस डॉट प्लेस होल्डर। तो आप यहाँ पे जो प्लेस होल्डर इमेज है, अब यहाँ पे आपको बुलियन मिल रहा है, तो आपको यहाँ पे ड्राइबल से जो प्लेस होल्डर इमेज है वो लेनी पड़ेगी। आर डॉट ड्राइबल आर क्लास इंपोर्ट करता हूँ प्लेस होल्डर क्लास, और सेम जो काम है वो आप कर सकते हैं। इसको कॉपी करता हूँ और पेस्ट करता हूँ फॉर दी एरर इमेज। अगर एरर इमेज ट्रू हुआ इट मीन्स कि यूज़र एरर इमेज भी शो करवाना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे एरर इमेज करवा सकते हैं शो। अब अगर आप जाएंगे अपने फ्रैगमेंट व्यू के ऊपर, मेन व्यू के ऊपर, तो आपको एरर मिलेगा, क्योंकि अब डेटा बाइंडिंग को पता है कि ये जो एट्रीब्यूट्स हैं ये बुलियन एक्सपेक्ट करते हैं। तो अगर सपोज करें आप ट्रू पास कर देते हैं फॉर प्लेस होल्डर इमेज एंड एरर फॉल्स पास कर देते हैं फॉर दी एरर इमेज, तो आपकी प्लेस होल्डर वाली इमेज जो है वो यूज़ हो जाएगी, एरर वाली इमेज यूज़ नहीं होगी। तो ये जनरल प्रोग्रामिंग आप किसी भी अपने सिनेरियो के अंदर इसको यूज़ कर सकते हैं। अब जिस तरीके से हमने ये अपने अडाप्टर यूज़ किए हैं, सेम ही अगर मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ तो मैंने पीछे भी आपको बताया था हम प्राइस के लिए स्ट्रिंग की टेम्पलेट यूज़ कर रहे हैं और टोटल रेटिंग के लिए भी यूज़ कर रहे हैं। तो हम कुछ इस तरीके से कर सकते हैं कि इन दोनों के लिए भी कस्टम अपने जो अडाप्टर्स है वो क्रिएट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्विकली इसको कर लेता हूँ, वो स्टेप्स हैं दोबारा डिफरेंट सिनेरियो के अंदर हमने देखना है। तो यहाँ पे जो हम रिसीव करेंगे पैरामीटर वो एक ही पैरामीटर हमारे पास होगा। मैं सपोज करें इसको प्राइस टेक्स्ट कह देता हूँ, और यहाँ पे फंक्शन सेट प्राइस टेक्स्ट या कुछ भी आप कह लें। तो जो फर्स्ट व्यू मुझे यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि मुझे पता है टेक्स्ट व्यू के ऊपर मैंने इसको कॉल करना है, तो वो टेक्स्ट व्यू होगा। और सेकंड मुझे जो प्राइस मिलेगी, अब प्राइस मुझे पता है मेरे इस प्रोडक्ट के लिए डबल के अंदर होगी, तो मैं डबल के अंदर प्राइस को यूज़ करूँगा। और मैंने सिंपली जो है वो ये करना है कि जो मुझे व्यू मिलेगा, व्यू डॉट टेक्स्ट के टेक्स्ट प्रॉपर्टी को मैं कॉल करूँगा, जावा के ऊपर आप डॉट सेट टेक्स्ट कॉल करेंगे, और यहाँ पे मैं जो है वो प्राइस मैंने सेट करनी है, लेकिन उससे पहले मैंने इसको फॉर्मेट करना है। अब अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे कोई भी कोड जो है वो कॉल कर सकते हैं, लाइक फॉर्मेटर, और आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं नंबर फॉर्मेट डॉट जो है वो गेट करेंसी इंस्टेंस, आप इसको
लोकेल यहाँ पे पास कर सकते हैं, सपोज करें सॉरी डॉट यूएस, तो यूके यूज़ होगा, यूएस यूज़ होगा, कनाडा, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं सपोज करें। और यहाँ पे आप जो है वो एक स्ट्रिंग रिटर्न कर सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पे आ जाएगा फॉर्मेटर डॉट फॉर्मेट, आप यहाँ पे इसको प्राइस पास कर देंगे और यहाँ पे कुछ इस तरीके से पर ईच आइटम या कुछ भी सपोज करें अब आपने करना है PKR या RS, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं RS डॉट, यहाँ पे प्राइस शो होगी और यहाँ पे पर ईच। तो इस केस के अंदर मुझे फॉर्मेटर की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ प्राइस की ज़रूरत है, तो प्राइस में यूज़ कर लूँगा। मैंने इसलिए फॉर्मेटर का आपको बताया कि आप अगर चाहें तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, तो मैं इसको कर्ली ब्रेसेस की मुझे आप ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। इस तरीके से मैं कर सकता हूँ। अब दूसरा जो बाइंडिंग अडॉप्टर मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगा, उसके लिए मुझे जो है वो रेटिंग की मुझे टेक्स्ट मिलेगा, तो मैं इसको कह दूँगा रेटिंग टेक्स्ट। या आप एक सिंपल इंटीजर के लिए भी क्रिएट कर सकते हैं जो इंटीजर की सारी वैल्यूज़ को सेट करे। सॉरी, यहाँ पे पहले मुझे फंक्शन क्रिएट करना है, मैं कह दूँगा सेट रेटिंग टेक्स्ट, और ये अगेन पहले नंबर पे व्यू रिसीव करेगा टेक्स्ट व्यू टाइप का, और जो मुझे अब रेटिंग मिलेगी वो मुझे मिलेगी इंटीजर के अंदर, तो वो मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। अब मैं या वो सिंपल इस तरीके से कर सकता हूँ व्यू डॉट टेक्स्ट, मैंने जो कि सिर्फ इसको फॉर्मेट करना है, शुरू के अंदर और एंड के ऊपर जो टोटल रेटिंग है मैं उसके लिए यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे मेरे पास स्मॉल ब्रैकेट्स आएंगी और यहाँ पे मेरे पास जो है वो रेटिंग आ जाएगी। आप रेटिंग या इसको रेटिंग टेक्स्ट या रेटिंग नंबर कुछ भी कह सकते हैं, या इसको आप कह लें सेट टोटल रेटिंग टेक्स्ट, ताकि थोड़ा ज़्यादा मीनिंगफुल आपको लगे। तो अगर आप व्यू के ऊपर जाते हैं तो मुझे यहाँ पे टोटल रेटिंग है इसकी ज़रूरत नहीं, इसकी टेक्स्ट एट्रीब्यूट की ज़रूरत नहीं, बल्कि यहाँ पे मैं जो रेटिंग टेक्स्ट है वो यूज़ कर लूँगा और इसकी ऐप नेम स्पेस लाजमी हमने देनी है। तो यहाँ पे बाइंडिंग एक्सप्रेशन आएगा और सिंपल मैं प्रोडक्ट डॉट टोटल रेटिंग पास करूँगा। अब ये टोटल रेटिंग मेरे पास इंटीजर है, तो ये चली जाएगी मेरे पास यहाँ पे जो रेटिंग टेक्स्ट है इसके पास, और ये फॉर्मेट होकर मिल जाएगी। सेम चीज़ हम जो वो टेक्स्ट के लिए कर लेंगे, यहाँ पे एंड्रॉयड कॉलन टेक्स्ट की बजाय ऐप कॉलन प्राइस टेक्स्ट में यूज़ कर लूँगा, और इसको मैंने वैल्यू जो पास करनी है प्रोडक्ट डॉट प्राइस एंड दैट्स इट। अब प्राइस डबल है, या ऑटोमेटिकली डबल प्राइस डेटा बाइंडिंग यहाँ पे रिसीव करेगी, उसको फॉर्मेट करेगी एंड एवरीथिंग विल बी फाइन। आप इसको दोबारा एप्लीकेशन को एक दफ़ा मैं रन करके आपको बता देता हूँ, जस्ट फॉर मेकिंग श्योर कि जो हमने अब कस्टम अडाप्टर्स क्रिएट किए हैं प्राइस और टोटल रेटिंग के लिए वो भी ठीक काम कर रहे हैं। वीडियो काफ़ी लंबी होगी है, डिफरेंट सिनेरियो से मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन ये इतने इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि इसकी मदद से आपने देखा फ्रैगमेंट हमारा बिल्कुल ओके हो गया। हमारे पास फ्रैगमेंट के अंदर कोई भी व्यू के रिलेटेड कोड नहीं है, सिर्फ व्यू को इन्फ्लेट किया और रिटर्न किया। डेटा सेट करना सब कुछ हमारे पास ऑटोमेटिकली व्यू के ऊपर हो रहा है डेटा बाइंडिंग की मदद से। तो आपने देखा राइट में मेरे पास जो प्लेस होल्डर इमेज है वो नज़र आ रही है, लेकिन इसको भी आप इग्नोर करें। नीचे देखें प्राइस के ऊपर आप देखें तो आपको RS 45.0 पर ईच मिल रहा है। अब जी एक्चुअली रुपीज़ के अंदर प्राइस नहीं है, ये डॉलर के अंदर ये प्राइस, लेकिन सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए मैंने फॉर्मेट किया है। सेकंड जो चीज़ है वो आप टोटल रेटिंग को देख सकते हैं, शुरू और एंड के ऊपर स्मॉल ब्रैकेट्स शो हो रही हैं। तो मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ जो रिकॉर्डिंग है इसको। तो ये है कि किस तरीके से हम जो है वो अपने अडाप्टर्स को मुख्तलिफ तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ये कि जिस तरीके से हमने ये कस्टम बाइंडिंग अडाप्टर क्रिएट किए हैं, आप सिर्फ ये नहीं कि अपने कस्टम एट्रीब्यूट्स के लिए बाइंडिंग अडाप्टर क्रिएट कर सकते हैं, आप बिल्ड इन जो एंड्रॉयड के एट्रीब्यूट्स हैं उनके लिए भी कस्टम बाइंडिंग अडाप्टर क्रिएट कर सकते हैं। मसलन यहाँ पे अगर मैं करता हूँ बाइंडिंग अडाप्टर, और यहाँ पे मैं जो अब यूज़ करूँगा, पहले मैं एंड्रॉयड नेम स्पेस यूज़ करूँगा कॉलन टेक्स्ट। तो अब मैं जो एंड्रॉयड डेटा बाइंडिंग एंड्रॉयड कॉलन टेक्स्ट के एट्रीब्यूट के लिए सेटर फाइंड आउट करती है, उसके बजाय वो ये वाला मेरा जो अडाप्टर है इसको यूज़ करेगी। तो मैं सपोज करें कह देता हूँ सेट टेक्स्ट। तो अब यहाँ पे अगेन पहले नंबर पे तो मुझे टेक्स्ट व्यू मिलेगा। अब जो सेकंड नंबर पे टेक्स्ट है, अब वो कुछ भी आप ले सकते हैं, स्ट्रिंग के अंदर आप ले सकते हैं, डबल के अंदर ले सकते हैं, या कुछ भी आप चाहें तो आप यहाँ पे ले सकते हैं। सपोज करें मैं सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए जो टेक्स्ट है उसकी टाइप यहाँ पे डबल जो है वो यूज़ कर लेता हूँ, और मैं यहाँ पे सिंपल करूँगा व्यू डॉट टेक्स्ट, तो इसको मैं यूज़ कर लूँगा जो मेरे पास यहाँ पे टेक्स्ट है वो। तो अब अगर मैं जाता हूँ अगेन अपने फ्रैगमेंट मेन व्यू के ऊपर, और सपोज कर लें जो मेरे पास नीचे प्राइस है, जो कि प्राइस मेरे पास डबल के ऊपर है, तो अब मैं प्राइस टेक्स्ट की बजाय अगर एंड्रॉयड कॉलन टेक्स्ट को यूज़ करता हूँ, तो अब मैं जो प्राइस पास कर रहा हूँ वो डबल है। ठीक है, तो अब मेरे इस अडाप्टर की वजह से डेटा बाइंडिंग को पता है कि जो यहाँ पे अब सेटर है सेट टेक्स्ट वो मुझे मिल जाएगा, क्योंकि ये जो एट्रीब्यूट है इसके लिए मैंने अडाप्टर को ओवरराइड कर लिया हुआ। अब सेट टेक्स्ट की बजाय आप सेट टेक्स्ट व्यू टेक्स्ट भी कर लेंगे। तो ये नहीं कि इस मेथड की वजह से उसको पता है ये जो मैंने यहाँ पे एट्रीब्यूट यूज़ किया, और इस केस के अंदर जो नेम स्पेस है वो ज़रूरी है, अगर आप इसको स्किप करेंगे तो एरर मिलेगा आपको।
तो इस तरीके से भी आप यूज़ कर सकते हैं। आप रन करके देख सकते हैं आपकी एप्लीकेशन ठीक काम करेगी। तो मैं इसको अनडू करता हूँ। तो इस तरीके से आप जो एंड्रॉयड की हमारे पास एट्रीब्यूट्स मिलती हैं उनको भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि डेटा बाइंडिंग अब इनको हैंडल करती है, तो डेटा बाइंडिंग इस अडाप्टर को यूज़ कर सकती है। तो आई थिंक सो आपको सारी चीज़ों की समझ आ चुकी होगी। हमने इस वीडियो में देखा कि हमारे पास 3 बेसिक बाइंडिंग की टाइप्स कौन सी हैं डेटा बाइंडिंग में जो हमें मिलती हैं एंड्रॉयड के अंदर। हमने देखा ऑटोमेटिक बाइंडिंग कैसे होती है, रीनेम्ड बाइंडिंग कैसे होती है और कस्टम बाइंडिंग क्या होती है और हमें उसकी क्यों ज़रूरत है। फिर हमने देखा बाइंडिंग अडाप्टर्स हम कैसे क्रिएट करते हैं और कस्टम बाइंडिंग परफॉर्म करते हैं यूजिंग बाइंडिंग अडाप्टर्स। तो हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा बाइंडिंग अडाप्टर्स जो हैं वो गूगल ने ऑलरेडी क्रिएट किए हुए हैं और वो हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप अपने इमेज के व्यू के ऊपर जो सोर्स का एट्रीब्यूट है, कोई भी इमेज व्यू है, इसको अगर आपने सोर्स एट्रीब्यूट यूज़ करना है एंड्रॉयड कॉलन सोर्स और इसको अगर आपने यूआरआई पास करनी है तो वो उसके लिए आपको कस्टम बाइंडिंग अडाप्टर की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो हमने देखा है वो ऑलरेडी कस्टम बाइंडिंग अडाप्टर ही यूज़ होगा, लेकिन वो ऑलरेडी जो गूगल है उसने क्रिएट किया हुआ है। मैंने पीछे भी आपको बताया, अगर इमेज व्यू बाइंडिंग अडाप्टर के ऊपर आप जाएंगे तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एंड्रॉयड कॉलन सोर्स का एट्रीब्यूट ओवरराइड किया गया और इमेज यूआरआई जो कि स्ट्रिंग की फॉर्म के अंदर है और इमेज यूआरआई जो यूआरआई फॉर्म के अंदर है, दोनों रिसीव किए गए हैं। तो ये गूगल ने क्रिएट किया और हर डेटा बाइंडिंग के नए वर्जन के साथ गूगल काफ़ी ज़्यादा जो अडाप्टर्स है वो खुद ऐड करती है। तो इसके लिए ये है कि ये हमारे पास एक वेब पेज है, आप इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इसको देख सकते हैं। हर डेटा बाइंडिंग के नए वर्जन के साथ यहाँ पे जो डेटा बाइंडिंग है वो काफ़ी नए अडाप्टर्स ऐड करती है, तो आप नए वर्जन के हिसाब से डॉक्यूमेंटेशन में यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो आई थिंक सो आपको सारी चीज़ों की समझ आ चुकी होगी। स्टिल किसी भी चीज़ में क्वेश्चन हुआ, कंफ्यूजन हो, यू कैन आस्क मी एनी टाइम इन द कमेंट्स। मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे हम रिसाइकलर व्यू के लिए डेटा बाइंडिंग को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे इवेंट्स को कैसे हैंडल करना है, या ऑब्जर्वेबल क्लासेस क्या है, कस्टम ऑब्जर्वेबल क्या है। तो बाकी इनको डिटेल में देखेंगे एडवांस चीज़ों को। तो वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो, अच्छी लगी हो, लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नहीं हुए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।